नमस्कार। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुबोध पारिक अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपनी के प्रकार और अंश पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी के प्रकार। कंपनी को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है अंशों की हस्तांतरणता के आधार पर और दूसरा है दायित्व के आधार पर। पहला अंशों की हस्तांतरणता के आधार पर और दूसरा दायित्व के आधार पर। तो हम देखते हैं पहले अंशों की हस्तांतरणता के आधार पर कंपनी के कितने प्रकार हैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहला है निजी कंपनी और दूसरा है सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी कौन सी होती है कि जिस कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1,00,000 रुपये हो और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हो, वो निजी कंपनी मानी जाती है। कि जिस कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, यानी कम से कम 1,00,000 रुपये की पूंजी होनी चाहिए, और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हो। इसका मतलब है कि जिस सदस्य के पास इस कंपनी के अंश होंगे तो वो अपने अंशों का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता है। तो निजी कंपनी कौन सी कंपनी होगी कि जिस कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1,00,000 रुपये हो और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हो। दूसरी है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी कौन सी होगी कि सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो एक निजी कंपनी नहीं है और जिसकी न्यूनतम पूंजी 5,00,000 रुपये हो। कि पहला तो ये हो गया कि ऐसी कंपनी जो एक निजी कंपनी नहीं है और जिसकी न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5,00,000 रुपये होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच कौन कौन से अंतर हैं। पहला अंतर है इनमें न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो निजी कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1,00,000 रुपये होनी चाहिए और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी 5,00,000 रुपये होनी चाहिए। दूसरा अंतर है सदस्य संख्या का। निजी कंपनी में सदस्य न्यूनतम 2 होने चाहिए और अधिकतम 200 हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम उस कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकती हैं। कि भाई उस कंपनी ने, सार्वजनिक कंपनी ने जितने अंश निर्गमित किए हैं जितनी अंशों की संख्या है, निर्गमित अंशों की संख्या है, उतने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तीसरा है जो निजी कंपनी है वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है और सार्वजनिक कंपनी है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है। चौथा है अंशों का हस्तांतरण। तो हमने परिभाषा में भी देखा था कि निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, मतलब कि ये अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है, और सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। पांचवा है इनकी परिभाषा कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है। तो निजी कंपनी की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अंतर्गत दी गई है, और सार्वजनिक कंपनी की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अंतर्गत दी गई है। तो हमने निजी और सार्वजनिक कंपनी के बीच में अंतर पढ़े हैं। क्या क्या होते हैं एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि न्यूनतम पूंजी निजी कंपनी की 1,00,000 रुपये होनी चाहिए और सार्वजनिक कंपनी की 5,00,000 रुपये होनी चाहिए। इनमें सदस्य संख्या निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 200 तक हो सकते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम उस कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकते हैं। तीसरा है निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है और सार्वजनिक कंपनी है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है। जो निजी कंपनी है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है, अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, और सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। निजी कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अंतर्गत दी गई है, और सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अंतर्गत दी गई है। आगे हम देखते हैं दूसरा आधार है कंपनियों के प्रकारों का, वो है दायित्व के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर कंपनी को कितने प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार है अंशों द्वारा सीमित कंपनी।
अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होती है कि जिसमें सदस्यों का दायित्व अंशों की बकाया राशि तक सीमित हो। अंशों की बकाया राशि तक सीमित का मतलब है कि किसी सदस्य ने जितने अंश खरीदे हैं तो उस अंश का जो अंकित मूल्य है, मान लो कि किसी सदस्य ने 100 रुपये वाले 2000 अंश खरीदे हैं, किसी कंपनी के 100 रुपये वाले 2000 अंश खरीदे हैं और उसने 100 रुपये में से 70 रुपये के हिसाब से तो उसने भुगतान कर दिया है, 70 रुपये से के हिसाब से तो उसने राशि चुका दी है कंपनी को। तो अब 30 रुपये के हिसाब से उसकी क्या है, बाकी रहेगी। तो अब जब कंपनी का समापन होगा तो सदस्य है वो अपने जो 30 रुपये बकाया है उस 30 रुपये के हिसाब से ही 2000 अंशों की 2000 गुणा 30 बराबर 60,000 रुपये ही अधिकतम चुकाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 100 गुणा 2000 यानी 2 लाख रुपये चुकाएगा, बल्कि उसने 70 रुपये के हिसाब से तो पहले ही चुका दिया है। तो अब उसका दायित्व किस राशि तक सीमित है, 30 गुणा 2000 यानी 60,000 रुपये तक ही सीमित है। तो वो अब अधिकतम 60,000 रुपये चुकाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चुकाएगा। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी हो गई, जिसमें सदस्यों का दायित्व अंशों की बकाया राशि तक सीमित हो। दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इसमें क्या होता है कि जिसमें सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित हो, कि जब कंपनी का समामेलन होता है, पंजीयन होता है, उस समय सदस्य का दायित्व उस पार्षद सीमा नियम में यह सीमित कर दिया जाता है कि निम्न राशि तक आपका दायित्व होगा, कि भाई जब कंपनी का समापन होगा तो आपको अधिकतम इतने रुपए तक दायित्व चुकाना पड़ेगा। तो उस सदस्य का दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है पहले ही कि आपका दायित्व इतना रहेगा। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होगी, कि जिसमें सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित होगा। तीसरी है असीमित दायित्व कंपनी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होगा, अर्थात उनके दायित्व की कोई सीमा नहीं होगी। वर्तमान में ये असीमित दायित्व वाली कंपनी प्रचलन में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो हमने दायित्व के आधार पर 3 प्रकार पढ़े हैं कंपनी के। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें सदस्यों का दायित्व अंशों की बकाया राशि तक सीमित होगा, अर्थात कि उसने जितने रुपए चुका दिए हैं वो कम कर दिए जाएंगे अंकित मूल्य में से। जैसे हमने पीछे बात की थी कि भाई 100 रुपये का अंश था, उसमें 70 रुपये के हिसाब से उसने चुका दिए, तो अब 30 रुपये के हिसाब से उसका दायित्व बकाया है। तो उस 30 रुपये के हिसाब से जो बकाया राशि होगी उस तक उसका दायित्व सीमित होगा। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो इसमें जब कंपनी का समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय पार्षद सीमा नियम में यह निर्धारित कर दिया जाता है कि निम्न सदस्यों का दायित्व निम्न राशि तक सीमित होगा। तो जिसमें सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित होगा, वह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहलाएगी। तीसरा है असीमित दायित्व कंपनी। तो जिसमें सदस्यों का दायित्व है वो असीमित होगा, अर्थात उनके दायित्वों की कोई सीमा नहीं होगी, तो वह असीमित दायित्व कंपनी कहलाएगी। आगे देखते हैं अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या होती है? अंश पूंजी एक ऐसी राशि होती है जिसे एक कंपनी अंशों का निर्गमन कर एकत्रित करती है। मतलब कि जब कंपनी शुरू होती है तो उस समय कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है और उन अंशों के बदले जनता से पैसे इकट्ठा करती है। तो वो जो एकत्रित राशि होगी वो क्या कहलाएगी? अंश पूंजी। अन्य व्यापार होते हैं जो एकल व्यापार है, जैसे साझेदारी है, तो उनमें जो सदस्य राशि विनियोजित करते हैं यानी राशि लगाते हैं उसको हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कंपनी में जो राशि लगाई जाती है वो एकत्रित राशि होती है, उसे हम अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब कंपनी की जो अंश पूंजी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो अंश पूंजी क्या हो गई कि ऐसी राशि जिसे एक कंपनी अंशों का निर्गमन कर एकत्रित करती है और कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिन्हें हम अंश कहते हैं। अब देखते हैं अंशों के प्रकार। तो अंशों के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा होता है समता अंश। तो पहले हम देखते हैं पूर्वाधिकार अंश। नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्वाधिकार यानी पूर्व में अधिकार। तो इन अंशों के जो अधिकारी होंगे यानी जो
धारक होंगे, सदस्य होंगे, उनको कुछ पूर्व में अधिकार होंगे। वो अधिकार कौन से होते हैं देखते हैं कि ऐसे अंश जिन्हें दो पूर्वाधिकार होते हैं, यानी पहले अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? पहला होता है लाभांश प्राप्ति का अधिकार और दूसरा होता है कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति का अधिकार। ये अधिकार होते हैं वो समता अंशधारी जो होते हैं उनसे पहले मिलते हैं। कि पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होंगे जिनके धारकों को दो पूर्वाधिकार होंगे, यानी जो अधिकार होंगे कौन से होंगे? पहला अधिकार होगा लाभांश प्राप्ति का अधिकार, यानी समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा, और दूसरा होगा कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति का अधिकार, यानी समता अंशधारियों को पूंजी का भुगतान करने से पहले इन अंशधारियों को पूंजी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा। और ये अधिकार समता अंशधारियों से पहले मिलते हैं, ये बात हमने पढ़ ली। दूसरा होता है समता अंश। समता अंश कौन से होते हैं? कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, अर्थात जिन्हें लाभांश प्राप्ति व पूंजी प्राप्ति का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद हो। और समता अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। तो समता अंश कौन से हो गए? कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है और जिन्हें लाभांश प्राप्ति व पूंजी प्राप्ति का जो अधिकार होता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद होता है। और ये समता अंशधारी हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। तो हमने देखा पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। पूर्वाधिकार अंश कौन से हो गए? ऐसे अंश जिन्हें दो पूर्वाधिकार होते हैं। पहला होता है लाभांश प्राप्ति का अधिकार और दूसरा होता है कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति का अधिकार। और ये अधिकार समता अंशधारियों से पहले मिलते हैं। और समता अंश कौन से हो गए? कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है और जिन्हें लाभांश प्राप्ति व पूंजी प्राप्ति का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद हो, यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद इन अंशों को लाभांश दिया जाता है और कंपनी के समापन के समय पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी का भुगतान करने के बाद समता अंशधारियों को पूंजी का भुगतान किया जाता है। और ये जो समता अंश हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। चूँकि ये वास्तविक स्वामी होते हैं तो इन समता अंशधारियों को कंपनी की जो सभाएं होती हैं, साधारण सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें मतदान का अधिकार होता है। अर्थात वो उनमें भाग ले सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। और पूर्वाधिकार अंशधारी हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभांश दिया जाता है उस लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है। जैसे 8% पूर्वाधिकार अंश, 10% पूर्वाधिकार अंश, यानी उनकी जो लाभांश की दर होती है वो किस दर से दी जाती है, वो दर इनकी पहले ही निर्धारित की जाती है। लेकिन जो समता अंश है उनकी जो लाभांश की दर होती है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती है। उनको लाभांश कंपनी के जो संचालक मंडल होते हैं उस संचालक मंडल के द्वारा बाद में निर्धारित की जाती है कि भाई कंपनी को कितना लाभ हुआ है, उस आधार पर हम इनको दे देंगे। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वाधिकार अंशधारियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।